सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कोर्ट मेंटेनेंस केस के अंदर जो वाइफ केस डालती है खर्चे के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि भाई कितना जो है हस्बैंड को खर्चा देना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो मेंटेनेंस है बेसिकली क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। देखिए, मेंटेनेंस जो है इसकी अगर लीगल डेफिनेशन देखें तो कानून की नज़र में मेंटेनेंस का मतलब है बेसिक नीड्स को पूरा करना। जैसे कि इसमें फूड होता है, क्लोथिंग होती है, शेल्टर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। तो भाई किसी की जो डे टू डे जो नीड्स हैं कम से कम वो कंप्लीट हो जाएं, जो एक बेसिक नीड्स होती हैं। उसका देखिए पर्पस क्या होता है। इसका मेन एम है, पर्पस है कि डिपेंडेंसी के वक्त इंसान भूखा ना रहे और उसे वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले जो डिवोर्स से पहले था। देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब बेसिकली ये रहता है कि जैसा रहन सहन उसका शादी के टाइम पर था वैसा का वैसा उसको अभी भी मिले। ऐसा ना हो कि वो अगर वो आप पे डिपेंडेंट था तो उसको आप ऐसे ही जो है छोड़ नहीं सकते। तो उसकी जो जो पहले की जो लाइफस्टाइल थी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस रहता है इसका। देखिए, कौन मांग सकता है मेंटेनेंस। देखिए, वाइफ है जो, ऐसी बात नहीं हस्बैंड भी मांग लेता है, वाइफ जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, वर्किंग हो तो तभी मांग सकती है अगर हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है तब। तो वर्किंग वाइफ भी जो है मांग सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, बच्चे जो होते हैं, बच्चे अगर छोटे हैं, माइनर बच्चे हैं, बेटा बेटी और या फिर अनमैरिड डॉटर्स हैं, वो भी मांग सकती हैं। अब तो ऐसी भी जजमेंट है कि जो अगर सन है वो मेजर है लेकिन फिर भी उसको एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए भी वो पेरेंट्स पे कर सकता है केस। फिर जो जो आपके पेरेंट्स हैं वो कर सकते हैं, बूढ़े माँ बाप जो हैं, अगर उनको उनका अगर गुजारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिन्होंने आपको पाला है, सारी चीज़ें आपके ऊपर सब कुछ खर्चा किया है, तो वो भी उनको, अब आपकी जिम्मेदारी है उनको मेंटेन करना। देखिए, हस्बैंड भी कर सकता है, जैसे मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक केसेस, जैसे HMA के अंदर सेक्शन 24 है, तो हस्बैंड भी वाइफ से खर्चा मांग सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही रेयर होती हैं, मतलब 100 में से एक एक केस आपको नज़र आएगा। तो अगर ऐसा है तो हस्बैंड के पास भी बेसिकली एक ऑप्शन तो है। कहने का मतलब ये। तो ये खर्चा कितना होगा, तो कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करते वक्त इन चीज़ों को देखता है। सबसे पहली चीज़ क्या देखता है कि हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड की नेट सैलरी इन हैंड, बेसिकली जो ग्रॉस वैसे नहीं, किसी उसको इन हैंड में कितना मिलता है वो देखा जाता है। अगर बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू नहीं देखा जाएगा टोटल कितना आ रहा है कि टर्नओवर कितना है, और बैंक बैलेंस देखेगा। फिर स्टेटस एंड लाइफस्टाइल, शादी के वक्त कपल का रहने का तरीका क्या है, बेसिकली जब शादी के टाइम पे कैसे रह रहे थे वो लोग, तो वही लाइफस्टाइल जैसे मैंने पहले भी कहा उसी को मेंटेन करने के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। अब देखिए, खर्चा जो है कितना होगा एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि वाइफ की जो है कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता है। क्या वाइफ एजुकेटेड है, क्या वो कमाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो अर्निंग है तो खर्चा थोड़ा कम हो सकता है पर ज़ीरो नहीं होता। और अगर देखिए 19-20 का फ़र्क होता है तब भी ज़ीरो हो जाता है। अगर लेकिन बच्चा है अगर आपके पास है तो बच्चे के लिए तो आप डाल ही सकते हैं। फिर आगे देखिए लाइबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, हस्बैंड पर और कितने लोग डिपेंडेंट हैं, बूढ़े माँ बाप या लोन की EMI, ये सब माइनस करने के बाद अमाउंट डिसाइड होता है। तो देखा जाता है कि जी उसके जो ओल्ड पेरेंट्स हैं और वो उनके ऊपर दवाइयों पे उन पे कितना खर्चा आता है, बच्चा अगर हस्बैंड के पास है तो उस पर कितना खर्चा आता है, ठीक है, और कोई लोन ले रखा है किसी तरह का तो उस पर क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। तो ये सब चीज़ों को हटा के जो है कोर्ट देखती है डिसाइड करते वक्त। देखिए, 25% बेंचमार्क जो है सैलरी का, जो अमाउंट वो कमाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि वाइफ को हस्बैंड की नेट सैलरी का 25% मेंटेनेंस मिलना चाहिए। भाई इतना तो जो कम से कम मिलना ही चाहिए। देखिए, नोट करने वाली बात है, यह है फिक्स लॉ नहीं है पर कोर्ट इसे रेफरेंस की तरह यूज़ करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 25% ही देना, ऐसा नहीं है, 30% भी देता है, जो भी रहता है। मतलब अगर चेक करेंगे भी डिपेंडेंसी नहीं है, मान लीजिए हस्बैंड के कोई पेरेंट्स हैं ही नहीं, वो अकेला है, तब से 25% थोड़ी ना रहेगा फिर। तो एग्जाम्पल समझते हैं राहुल और सिमरन का। राहुल की इन हैंड सैलरी 1 लाख पर मंथ है, सिमरन क्या है, हाउसवाइफ है और उसका कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। कोर्ट ने जो है 20,000 से 25,000 तक जो इसमें फिक्स कर सकता है कि वो मंथली उसको खर्चा दे। अगर उनका एक बच्चा भी है तो अमाउंट जो है 35 से 40,000 तक भी जा सकती है, और डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करेंगे।
फिर बात आती है वर्किंग वाइफ की, क्या खर्च, उसको कितना खर्चा मिलेगा। अब एग्जांपल है, देखिए प्रिया जो है 30,000 कमाती है और अमित 2 लाख कमाता है। दोनों के बीच लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा गैप है। कोर्ट का डिसीजन है सिर्फ प्रिया कमाती है, इसका मतलब ये नहीं कि अमित कुछ नहीं देगा। कोर्ट अमित को 20 से 30 हज़ार एक्स्ट्रा देने को कह सकता है, क्योंकि देखिए दोनों की सैलरी के अंदर भी बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल जो है, जो 30,000 में नहीं आ सकता, जो 2 लाख में आ सकता है, तो ऐसे ही उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करा जा सकता है। आगे देखिए इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। इंटरिम का मतलब है, देखिए केस तो जो है सालों साल चलेगा। इंटरिम का मतलब हुआ कि पहली दूसरी डेट पे ही कोर्ट जो है एक छोटी एक अमाउंट डिसाइड कर लेता है, ताकि जिससे आपके डे टू डे खर्चे चल सकें। तो केस ख़त्म होने में सालों लग सकते हैं, तो इसलिए इसे इंटरिम का प्रोविज़न कोर्ट ने मतलब एक्ट में है। ये केस शुरू होने के 60 डेज़ के अंदर आपको जो है इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकती है। जब तक केस चल रहा है तब तक ये खर्चा दिया जाता है, और जैसे ही जब केस ख़त्म हो जाएगा तो उसमें फाइनली डिसाइड हो जाएगा, तो वो अमाउंट आपको मिलेगी। फिर देखिए सेकंड पार्ट, कब तक देना होगा। अब ये जो अगर कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया तो कब तक देना होगा। देखिए ड्यूरेशन टर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए वाइफ को कब तक मिलेगा, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। यूजली मेंटेनेंस तब तक दी जाती है जब तक वाइफ जिंदा हो और उसने दूसरी शादी नहीं की। अगर दूसरी शादी कर ली तो फिर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो उसका मतलब वहाँ पे फिर तो हस्बैंड दूसरा ही हो गया, कमाने वाला भी, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर नहीं है, अगर वो वैसे ही रहती है डिवोर्स लेके या जैसे भी रहती है, तभी भी उसको सालों साल मतलब जब तक जिंदा है तब तक मिलती रहेगी। डिवोर्स भी हो जाता है तब भी जो है आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। फिर होता है स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर कोर्ट ने परमानेंट एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट फिक्स कर दी है तो मंथली खर्चा बंद हो जाता है। अगर देखिए एक ही बार में, देखिए सेटलमेंट का भी ऑप्शन होता है। पहली बात, मोस्टली तो 90% केसेस में तो यही होता है कि वन टाइम ही करते हैं, क्योंकि कौन लड़ता रहे बार बार। फिर देखिए बच्चों का खर्चा कब तक मिलेगा। देखिए अगर बेटा है तो 18 साल, जब वैसे वो मेजर हो जाता है जब तक मिलेगा। पर अगर वो पढ़ रहा है तो कोर्ट उसे 25 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट कुछ जजमेंट्स हैं ऐसी, जिसमें ये कहा गया है कि उसको जो है 25 साल तक मतलब उसको कम से कम एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए। अगर देखिए डॉटर है, बेटी के लिए कहा गया है कि शादी होने तक मतलब मैरिज के एक्सपेंसेस भी फादर की जिम्मेदारी होती है। फिर होता है देखिए डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर बच्चा जो है चल फिर नहीं सकता, उसको मेंटल कंडीशन जो भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसको देखिए लाइफ लॉन्ग जो है, जब तक वो जिंदा है तब तक जो है उसको उससे खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे। देखिए मेंटेनेंस कब रुक सकती है, क्या क्या रीजंस हैं कब जो है मेंटेनेंस नहीं देनी, अगर दे रहे हैं तो कैसे रुक जाएगी। देखिए अगर रीमैरिज, तो वाइफ ने अगर दूसरी शादी कर ली, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उसका हस्बैंड ही दूसरा आ गया। और दूसरी बात, हाई अर्निंग्स, वाइफ की जॉब लग गई है और वो हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है, या मान लीजिए बराबर आ गई, तब भी जो हट जाएगा। फिर आता है एडल्ट्री, वाइफ किसी और के साथ रह रही है, इसके लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए। तो ये बड़ा साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। साथ में रहना भी आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई वो ऐसी इंटीमेट रिलेशनशिप में है, तो वो भी आप कैसे शो करोगे। ये थोड़ा सा तरीके होते हैं जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेके आते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं। फिर होता है देखिए विदाउट रीज़न, वो अलग रहना। वाइफ बिना किसी वैलिड रीज़न के हस्बैंड से अलग रह रही है। अगर वो बिना किसी बात के बेमतलब के आपसे अलग रह रही है, तब वो आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। देखिए कोर्ट में क्या दिखाना पड़ता है। अब एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मैंडेटरी है। रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट है, जिसमें आपको दिखाना होगा कि आपके कितने खर्चे हैं और आपकी कितनी इनकम है। तो उसको आपको सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल तक का दिखाना पड़ता है, ताकि आप छुपा ना सकें। बैंक की स्टेटमेंट देखिए 6 से 12 महीने और इवन जो है 3 साल तक की दी जाती हैं। मैं तो मोस्टली 3 साल की ही कहता हूँ। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड ज्वेलरी डिटेल्स, तो आपको सारी जो है अपनी डिटेल्स भी देनी है। बच्चों की स्कूल फीस और मंथली घर का खर्चा कितना है, वो सारा जो है पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें आपको भरना होता है। ये इनकम एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये एक सर्टिफिकेट होता है, बहुत ही 11-12 पेजेस का होता है। तो क्विकली थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर वाइफ अनएम्प्लॉयड है तो 20 से 30% जो उसको नेट इनकम का मिल सकता है, जब तक वो शादी ना करे, रीमैरिज तक। माइनर चिल्ड्रन है तो उनको जो कि स्कूल फूड और जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए मिलता है। और बेटा है तो 18 साल तक उसकी मेजोरिटी तक, और एजुकेशन में है तो 25 तक, और बच्ची जो बेटी है तो उसको शादी तक। वर्किंग वाइफ है तो देखिए डिपेंड करता है कि उसकी इनकम में और हस्बैंड की इनकम में कितना गैप है, तो वैसे ही उसको डिसाइड किया जाता है।
देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।